तो फ्रेंड हम लोग जो हैं इकोनॉमिक्स का घटना चक्र का जो सेशन है वो चला रहे थे, ठीक है। उसको हम बताए थे कि आपका ये किस में काम आएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, मतलब जितना जिस जिस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है उन सभी में ये काम आएगा। पहला लेसन हमने बता चुका था, हम बता दिए थे आपको, ठीक है। आज जो है सेकंड लेसन हम शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए क्या बताने वाले हैं। ये पूर्वालोकन का है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं हम लोग। ये बता चुके थे। एक सेकंड, एक सेकंड टाइम दीजिए प्लीज़। हाँ, ये सतत आर्थिक विकास आज हम शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान लगा के सुनते चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, पोषकीय पोषकीय क्यों ही आप लोग मान लीजिए सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्यटकों की संख्या में अगर वृद्धि होगा तो इससे सस्टेनेबल पर्यटन क्यों हो जाएगा? सस्टेनेबल का मतलब पहले समझ लीजिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग प्रकृति को तो बचा रहे हैं, उसके साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। यानी कि हम लोग डेवलपमेंट करने के साथ साथ प्रकृति जो है, अपना प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के जो पेड़ पौधे, वन, वृक्ष वगैरह हैं, इन सबको बचाए हुए चल रहे हैं। इसको हम लोग सस्टेनेबल कहते हैं। तो सस्टेनेबल पर्यटन कैसे होगा? तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना है। हम कभी बताएं कि विकास तो कर रहे हैं, विकास के साथ साथ आपको पर्यावरण का प्रबंधन भी करना है। इसको हम लोग सस्टेनेबल पर्यटन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा, देखिए ये उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन 2020 का क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? देखिए, इसको अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर में वर्गीकृत किया गया था। और 2022-23 का जो रिपोर्ट आया हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर में ही क्या क्या किया गया था, तो इसको वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में क्या है आप थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, और अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा आगे मेरा चैनल बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा लगता है बताने में थोड़ा सा, बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो कौन सा राज्य है वो देखना है। देखिए, उसमें कौन कौन सा है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें हिमाचल राज्यों की श्रेणी में केरल था, हिमाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये था। गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है, इसलिए गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग एसडीजी द्वारा 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी में अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो वही सेम टू सेम गुजरात। देखिए, ये 2019 में भी आ चुका है और 2021 में भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग, आप अगर सिर्फ इसको खाली सर्च करते हैं नेट में, एस डी जी, एक सेकंड, एस डी जी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21, तो हो सकता है कि आज का जो डैशबोर्ड है ये 23-24 का चल रहा होगा, या फिर ये 2022-23 का चल रहा होगा। तो अगर अगर आप लोग इसको नेट में या गूगल में सर्च करते हैं तो पता चल जाएगा कि अभी जो है शेष 5 राज्यों में कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करना है और राज्यों को प्राप्तकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? पहली बात तो गुजरात तो नहीं है, इसी साथ साथ और भी होना चाहिए था जो नहीं है। यहाँ पर देख लेते कौन सा नहीं है। देखिए, प्रश्न में विकल्पगत राज्यों से संबंधित वर्ष का उल्लेख न होने का, देखिए वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया इसीलिए ये गलत हो गया। यही तो बात है ना, वर्ष का अगर उल्लेख किया रहता है ना
अगर मान लीजिए 19-20 लिखा रहता या फिर आपका वही 20-21 अगर लिखा रहता तो आप गुजरात मान सकते थे। क्योंकि वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया इसलिए इसको कैसे सही मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये हमेशा आने आने लायक क्वेश्चन है। ये भी उत्तर प्रदेश में ही आ चुका है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये तो है। सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरा करें। यानी कि अभी आप जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये तो करते रहिए, लेकिन भावी जो पीढ़ी है उनकी जरूरतों को भी पूरा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये कब आया था, ये प्रकाशित कब किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था अवर कॉमन फ्यूचर में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। बस इतना ही जानना आपको। फिर क्या है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा, यानी कि आज आपका जो एक जो भी मतलब आपको जो डिमांड है, जो आपको जरूरत है, उन संसाधनों का प्रत्येक परित्याग आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको भविष्य के लिए भी ऊर्जा और अन्य संसाधन का बचत करना, उसको क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये जो है ना, ये सतत विकास, वो एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए कि भावी पीढ़ियों के अपनी, एक सेकंड फोन आ रहा है मेरा। हाँ, तो अभी फोन आ गया था इसलिए। देखिए क्वेश्चन ये था ना कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसी को धारणीय विकास कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? धारणीय क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि पृथ्वी जो है, अपना अर्थ जो है, अर्थ का एक क्षमता है। अर्थ में जो हम लोग का मिनरल्स पाया जाता है वो एक क्षमता के अनुसार पाया जाता है, ठीक है। उस मिनरल को अगर आप क्षमता से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो धारणीय विकास नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि धारणीय विकास और धारणीय क्षमता एक साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? बस यही समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास कब होगा? जब आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण को नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक क्षमता को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, आर्थिक सशक्तिकरण करने का प्रयास करेगा, तो वो अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करेगा। तो वो तो सतत विकास नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण भी नहीं है। पर्यावरण का अगर पर्यावरण के ह्रास पर्यावरण को अगर हम लोग संरक्षित करते हुए अगर विकास कर रहे हैं तो उसको हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो उसका आधार क्या है? पर्यावरण दृष्टिकोण ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत विकास सतत आर्थिक विकास की अभिप्राय क्या है? देखिए वही वही सेम टू सेम अभिप्राय है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? देखिए स्थायी विकास मतलब क्या होता है? कोई विकास कर रहा है, वह स्थायी हो गया। स्थायी हो गया किसके उपयोग के संदर्भ में? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग स्थायी विकास विकास के चक्कर में, स्थायी विकास के चक्कर में अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करते हैं तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो संवेदनशील ही रहेगा हमेशा। उसी उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश के संदर्भ में, एक सेकंड, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? देखिए आपस पहली बात अब आप लोग समझ जाइए कि सोशल कैपिटल क्या होता है। सामाजिक पूंजी का मतलब होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक बात समझ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या होता है? सामाजिक पूंजी का अर्थ होता है जैसे कि लोग जो है परस्पर सहयोग कर रहा है, एक साझा समझ विकसित हो रहा है, अंतर व्यक्तिक संबंध है, साझी पहचान की भावना है, परस्पर विश्वास है, साझा मूल्य है, उसी को सामाजिक पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा है? जनसंख्या के साक्षरता अनुपात ऐसा तो नहीं है, कार्यशील आयु समूह की जनसंख्या का आयाम ऐसा नहीं है। देखिए आपसी समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर ही जो है सामाजिक पूंजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निमराना। निमराना, ये तो पहली बार हम वर्ड सुन रहे हैं। खैर निमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है
ये राजस्थान में 2010 का क्वेश्चन है। तो अब तो ये क्वेश्चन आने से रहा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर, देखिए मानव पूंजी का बात किया जा रहा है, ध्यान लगा सुनिएगा, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल का बात किया जा रहा है। ह्यूमन कैपिटल कब होगा? जब लोग शिक्षित रहेगा, जब लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसी को तो मानव पूंजी कहते हैं, उसी के माध्यम से तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाएगी जिसके द्वारा किसी देश की व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाता है। अभी देखिए इसके बारे में हम बता पाना बहुत मुश्किल है। देश के लोगों के ज्ञान तो सही है, कौशल स्तर भी सही होगा, अभी बताया हम शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका क्या बताया था, अभी रोजगार बताए थे, रोजगार में आपका कौशल स्तर भी आ जाएगा, क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, ये सही है, गोचर धन का संचय हो पाता है, देखिए ये भी सही लग रहा है। तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। अब 1 के बारे में बता नहीं सकते हम, ठीक है, 1 के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा, गोचर नहीं होगा, अगोचर हो जाएगा। गोचर का मतलब समझना होगा पहले तो आपको, गोचर क्या होता है, अगोचर क्या होता है। हम एक्चुअली में अगोचर समझ लिए थे उसको, ठीक है। तो देखिए गोचर अगोचर क्या होता है, देखिए मानव पूंजी निर्माण के देश में अगोचर संपत्ति, अगोचर यानी कि ज्ञान, नैतिक, बौद्धिक संपदा को अगोचर कहते हैं। और गोचर मतलब होता है वही निर्माण, जो मान लीजिए जैसे कोई अगर पूंजी का संचय कर रहा है, किसी के पास बहुत सारा कैपिटल है, उसको गोचर संपत्ति कहते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर ह्यूमन कैपिटल्स होगा, ह्यूमन कैपिटल्स में एक गोचर संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा संसाधन है, बहुत ज़्यादा मनी है, तो वो सब तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान के पास जो कौशल है, स्किल्स डेवलपमेंट है, क्षमता है, उस पर पास जो ज्ञान है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। तो मानव पूंजी में इसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लोगों के पास अगर अधिक पूंजी अगर लोग संचय करता है तो इसका मतलब मानव पूंजी से नहीं होता है, ठीक है। मानव मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा शिक्षा है, उसका स्वास्थ्य सही है, उसके बाद उसके पास कौशल स्तर है, क्षमता में वृद्धि कर सकता है, वही है। और अगोचर में ही ये सब चीज़ आता है, ठीक है, इसलिए 2 और 4 सही हो जाएगा। फिर क्या है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है, देखिए अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, ये सही होगा समावेशी समृद्धि के लिए। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही होगा, कृषि का पुनरुद्धार किया जाना जरूरी है। और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता, ये सब हो जाएगा सही, सब सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। देखिए पहली बात तो है कि समावेशित विकास का मतलब होता है कि सभी लोग एक, मतलब एक ही, मतलब सभी लोगों को, पहली बात तो है कि सभी लोगों के पास स्किल्स है, और उस स्किल की मदद से सभी लोग जो है कमा रहा है, अपना विकास कर रहा है। तो मान लीजिए कृषकों की पर्याप्त साख, अब कृषकों को अगर ज़्यादा ज़्यादा बैंकों से लोन मिलेगा तो इससे तो समावेशी विकास होगा, कृषकों का होगा। कृषि विकास, कृषि अगर विकास करेगा तो भी होगा, ग्रामीण विकास करेगा तो भी होगा। देखिए अब राष्ट्र आय की ऊंची वृद्धि वृद्धि दर, अब मान लीजिए भारत में आज के डेट में जीडीपी जो है 6.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, भारत का जीडीपी मतलब ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हम ये जान सकते हैं कि सभी लोग एक बराबर है, क्या सभी लोग एक बराबर है क्या, नहीं है ना। 1%, मात्र 1% लोगों के पास 36% भारत का पूरा संपत्ति है। इसमें मुकेश अंबानी आ गया, अडानी आ गया, ठीक है, ये लोग आ गया। तो कैसे हम मान सकते हैं कि राष्ट्र आय का अगर वृद्धि दर ऊंचा हो जाएगा तो समावेशी विकास होगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव पूंजी, देखिए फिर मानव पूंजी आ रहा है, में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। मानव पूंजी अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाएगा। मानव पूंजी यानी कि लोगों के पास अगर ज़्यादा स्किल रहेगा तो संसाधन का अच्छा उपयोग करेगा, कुशलता में विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगा, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। देखिए ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, 2011-12 में जोड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मूल समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। मूल समावेशी, देखिए समावेशी शासन मतलब क्या होता है, समावेशी मतलब क्या हम बोल रहे हैं, सभी का विकास एक समान हो,
सभी का विकास एक समान हो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आगे बढ़ गया, ठीक है, उसको समावेशी कहते हैं। अब देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। अब मान लीजिए एनबीएफसी जो हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह हो गया, उसको अगर बैंकिंग करने की अनुमति दे देंगे तो इसे समावेशी विकास कैसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ का क्वेश्चन ऐसा रहता ना कि नॉन बैंकिंग यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भी किसानों को अधिक से अधिक लोन देना, उनको साख पहुंचाना, तो इसको हम समावेशी विकास के अंतर्गत मान सकते थे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी जिलों में प्रभावित जिला योजना समिति संगठित करना। अगर प्रभावित जिला योजना समितियां बनाई जाएगा तो लोगों तक ये बात पहुंचेगा। जन स्वास्थ्य और सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। सरकारी व्यय अगर बढ़ोतरी किया जाएगा, लोगों को अनाज वगैरह ये सब नहीं होता, सस्ता वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा तो सब तक पहुंचेगा, समावेशी विकास पहुंचेगा। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। अब मान लीजिए जो बच्चों को जो स्कूल में दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है, इससे क्या होगा, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आएंगे, उससे क्या होगा, शिक्षा प्राप्त होगा। शिक्षा जो है अपने आप में समावेशी विकास हो गया। ऐसा हो गया 2 3 4, ठीक है। ये देखिए, सरकार के समावेशी वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकता है। समय सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। आप देखते होंगे ना कि महिलाओं का जो कमेटी वगैरह बनाती है, कमेटी में जो होता है उन लोग का पैसा वगैरह मिलता है उन लोग को। कोई महिला जो है जैसे कि छोटा मोटा उद्योग वगैरह अपना स्टार्ट करती है ना, तो इसी से इन लोगों को फंड मिलता है। तो अगर इन लोगों को अगर प्रोत्साहन करेंगे तो हम लोगों का समावेशी विकास हो पाएगा, ये 1 नंबर सही है। फिर क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना। अगर हम लोग एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो समावेशी विकास होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ये तो लागू है ही हालांकि, तो उसको भी अगर लागू कर दिया जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन है। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। देखिए, कौन सा उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना कैसे चुनेंगे, देखिए आपको थोड़ा समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए पहले आप लोग है ना, इसको पहले देख लीजिए, ये चरण पहले आप लोग देख लीजिए, ये चरण आपको समझ में आ जाएगा तो सब कुछ सही रहेगा। पहला चरण में क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के साथ ही बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लोगों के पास जो है संसाधन कम है, भोजन कम है, लोगों के पास रोजगार कम है। उस समय क्या होना चाहिए, उस समय होना चाहिए राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। सीधी बात है ना भाई, अब देश अभी भी आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं प्रोवाइड नहीं मिल पा रहा है। उस समय क्या हो रहा है, उस समय जन्म दर तो बढ़ा हुआ है। एक सेकंड, तो जन्म दर तो बढ़ा हुआ है, जन्म दर बढ़े होने के साथ साथ अगर उन लोगों को स्वास्थ्य फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, मृत्यु दर भी तो बढ़ेगा, उच्च होगा। तो ये पहला होना चाहिए। द्वितीय चरण में क्या होगा, देखिए द्वितीय चरण में थोड़ा सा विकास आगे बढ़ता है। विकास जैसे आगे बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर कमी होता है। समझ में आ रही चीज। तो तृतीय अवस्था क्या है, राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होता है, अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं। लोग शिक्षित होगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा अपना, और घर के साथ साथ देश में संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाता है। इस प्रकार जन्म दर भी निम्न रहेगा और मृत्यु दर भी निम्न रहेगा। चौथा अवस्था में क्या होगा, तो जन्म दर और जो भी जनसंख्या जो स्थिर हो जाएगा, ना तो आगे बढ़ेगा ना घटेगा। एक बच्चा पैदा ले रहा है तो एक आदमी मर भी रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर उच्च मृत्यु दर होगा पहले के साथ साथ उच्च जन्म दर, यानी कि 2 पहले हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर क्या है, मृत्यु दर निम्न हो जाएगा, लेकिन जो जन्म दर जो है वो तो उच्च रहेगा, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य वगैरह मिल रहा है अच्छा खासा, तो 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, तो 1 हो जाएगा। समझ आ गया। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर से पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्र है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा प्लीज़, ठीक है, और आप लोग कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स।